वेल फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट। ये आपका टॉपिक दिया है सिलेबस में, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आज हमने ये छोटा सा टॉपिक उठाया है कॉस्ट मैनेजमेंट। इसको हम समझेंगे थ्रू एमसीक्यूज और जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न पर फॉर एफडब्ल्यू जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। लास्ट तक क्लास देखिए। इस क्लास में हमने पीवाईक्यूज भी ऐड किए हैं और बाकी जो करंट बन रहे थे एमसीक्यूज वो भी हमने ऐड किए हैं। राइट तो विदाउट वेस्टिंग हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लेकिन इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। और पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 6005585973 पर। तो विदाउट वेस्टिंग वी हैव टू स्टार्ट नाउ। व्हाट इज कॉस्ट मैनेजमेंट? अब ये कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, देखो इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग है बिजनेस का खर्चों को प्लान करना, एस्टिमेट करना, बजट बनाना और कंट्रोल करना। और अगर सिंपल आप समझने की कोशिश करेंगे कि कितना खर्चा होना चाहिए, कितना एक्चुअल में हुआ और अननेसेसरी खर्च को कैसे कम करना, ये इसका सिंपल मीनिंग है। एक्चुअल में यही कॉस्ट मैनेजमेंट है। राइट कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझाते हैं। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग ये रिकॉर्डिंग करता है, मेजरिंग करता है, कॉस्ट डेटा पास्ट फोकस्ड होता है। ये कॉस्ट का रिकॉर्ड और मेजरमेंट करता है। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट ये क्या करता है, उस कॉस्ट इंफॉर्मेशन का यूज करके फ्यूचर कॉस्ट को कंट्रोल करता है। ये कॉस्ट मैनेजमेंट का काम है। सिंपल में अगर आपने याद रखना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है रिकॉर्ड द कॉस्ट और कॉस्ट मैनेजमेंट का काम है कंट्रोल द कॉस्ट। राइट ये चीजें हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट में। वाई इज कॉस्ट मैनेजमेंट यूज्ड? कॉस्ट मैनेजमेंट को यूज क्यों करते हैं? देखो कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन पर्पज है कॉस्ट कम करना और प्रॉफिट बढ़ाना। मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी करना, प्रॉफिट बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना। जब आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी तभी आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अगर आप चीजें ज्यादा प्राइस पर बना रहे हो तो आपको प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर खर्च ज्यादा किया है। जब आप कम खर्च में बनाओगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। राइट तो नंबर 1 आपका है प्रॉफिट बढ़ाना। अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। राइट तो ये इसका पहला काम है। दूसरा काम है इसका करेक्ट सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, कि आपने सेल किस पर इनको करना है। राइट तो वो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट पता होगी तो कंपनी प्रॉफिटेबल सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकती है। राइट तो ये इसका दूसरा काम होता है। तीसरा वेस्ट कम करना। वेस्ट कम करना मतलब मटेरियल वेस्ट, जो भी आपके पास रहा मटेरियल होता है, आइडल वर्कर्स, अननेसेसरी एक्टिविटीज एटसेट्रा को आइडेंटिफाई करके रिड्यूस किया जा सकता है, तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इस कॉस्ट मैनेजमेंट का ये भी काम है। फिर उसके बाद होता है स्पोर्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बेटर डिसीजन लेना। इसकी एग्जांपल अगर आप ले लें तो प्रोडक्ट खुद बनाएं या बाहर से खरीदें, तो ये इसका काम रहता है। मतलब मेक और बाय, खुद बनाएं या फिर बाहर से खरीदें। प्रोडक्ट कंटिन्यू करें या बंद करें, प्रोडक्ट रिटेंशन इसको बोलते हैं। राइट फिर उसके बाद आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। न्यू मशीन्स खरीदना प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। राइट तो ये सारी चीजें इसमें आती है। फिर व्हेन इज कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाइड? अब ये कॉस्ट मैनेजमेंट कब अप्लाई किया जाता है? तो कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ काम कंप्लीट होने के बाद नहीं बल्कि पूरे प्रोसेस में अप्लाई होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझेगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो जाए, वेस्ट ना हो और आपका टाइम भी बचे और जल्दी फटाफट से आपको समझ भी आ जाए। फिर 3 स्टेजेस हैं इसमें भी। नंबर 1 प्लानिंग फेज, सबसे पहला आता है प्लानिंग फेज, फिर आता है एग्जीक्यूटिव फेज, फिर आता है रिव्यू फेज। तो प्लानिंग फेज में क्या होता है, काम शुरू होने से पहले ही आप एस्टिमेट और बजट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लान करना। आपका खर्चा कितना आएगा वो आप प्लान करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, फिर बजट है आपके पास कि नहीं है वो आप देखेंगे, उसके बाद ही उसको पे आप अप्लाई करेंगे। फिर होता है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज मतलब काम चल रहा है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस को मॉनिटर करते हैं। उस टाइम पे आप काम चल रहा है तो कितने खर्चे आपके हो रहे हैं, आपने कितना उस पर खर्च करना है, एग्जीक्यूट कितना करना है आपने, रियल टाइम एक्सपेंसेस। राइट फिर उसके बाद आता है रिव्यू फेज, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेशनल।
और एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं ऑपरेशनल, और इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। अब रिव्यू फेज आप समझ ही गए होंगे कि काम कंप्लीट होने के बाद मतलब एक्चुअल कॉस्ट आपकी कितनी लगी और आपके पास बजट कितना था, मतलब एक्चुअल कॉस्ट वर्सेस बजट कॉस्ट, राइट, उसको कंपेयर करना। फिर डिफरेंस को फिर आप यहां पे पढ़ेंगे जब, तो डिफरेंस को एनालाइज करना वेरिएंस एनालिसिस कहलाता है, ये वाला, राइट। ये जब आप उसका डिफरेंस निकालेंगे ना, डिफरेंस एनालाइज करेंगे और उसी को वेरिएंस एनालाइज कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं, राइट। तो ये आ गया इसका दूसरा काम। फिर उसके बाद आता है हाउ इज कॉस्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेड। इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है कि 4 स्टेप्स इसके प्रोसेस के हैं, इसके 4 स्टेप्स है। नंबर 1 रिसोर्स प्लानिंग। तो मतलब क्या क्या चाहिए आपको, रिसोर्स में क्या है, क्या क्या चाहिए आपने आइडेंटिफाई करना है मटेरियल को। फिर कॉस्ट एस्टिमेटिंग में आपने इन रिसोर्सेज पर अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा आपने लगाना है जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। फिर आपके पास आता है कॉस्ट बजटिंग में कितना पैसा किस डिपार्टमेंट या एक्टिविटीज को आपने देना है, वो उसको बोलते हैं कॉस्ट बजटिंग। फिर आता है कॉस्ट कंट्रोल। अब ये कॉस्ट कंट्रोल मतलब एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट से कंपेयर करो और अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो करेक्टिव एक्शन लो। अगर आपके पास ज्यादा कॉस्ट हो गई तो उसमें आपने कहीं गड़बड़ की है तो आप उस पर करेक्टिव एक्शन ले लो। तो ये इसका काम होता है, राइट। फिर अगर आपने एसेंशियल कॉस्टिंग टेक्निक्स पढ़नी है तो वो भी हम समझा देते हैं आपको यहाँ पे इजली। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा बहुत आपको एग्जाम ट्रिक में यहाँ पे दे देता हूँ। आपको एग्जाम ट्रिक के लिए आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें सबसे पहले आपने प्लानिंग करना है, फिर एस्टिमेट करना है, एस्टिमेटिंग लिख लेना अपनी नोटबुक पे, फिर उसके बाद बजटिंग, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग, राइट। तो ये एक्चुअल में ये काम है कॉस्ट मैनेजमेंट का। पहले प्लान करना, फिर एस्टिमेट बनाना, फिर बजट देखना आपने, फिर उसके बाद कंट्रोल, उस पर कंट्रोल करना कैसे, कहाँ पे आपने कितना लगाना है, राइट। तो ये कंट्रोलिंग आपने यहां पे लास्ट पे करना है। तो उसके बाद आता है आपके पास इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस कॉस्ट मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करना, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC जिसको आप बोलते हैं। अगर ओवरहेड कॉस्ट को उन एक्टिविटीज के बेसिस पर एलोकेट करना जो रिसोर्सेज एक्चुअली कंज्यूम करती हैं, तो उनको ओवरहेड को आप बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिसोर्सेज, यहां पे आप पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको बताया कि ओवरहेड कॉस्ट को उन एक्टिविटीज के बेसिस पर एलोकेट करना जो रिसोर्सेज एक्चुअली कंज्यूम करती है, राइट। तो उनको बोलते हैं हम ABC। फिर उसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्ट। ये कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट आती है ना, लेक्चर के एंड पे ये सारी मैं आपको समझाऊंगा। ये सारी कॉस्ट जो भी संक कॉस्ट है आपके पास, मार्जिनल कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारी मैं लास्ट पे आपको समझाऊंगा। आप लास्ट तक क्लास को देखिए, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, देखो मार्जिनल कॉस्ट को आप CVP एनालिसिस कहते हैं। अब ये क्या होता है, देखो इसमें कॉस्ट आपके पास होती है, कॉस्ट प्लस सेल्स वॉल्यूम, कितना आपने सेल किया, प्लस प्रॉफिट का रिलेशनशिप स्टडी करना, उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट CVP एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास टारगेट कॉस्ट। अब ये टारगेट कॉस्ट क्या है, देखो मार्केट सेलिंग प्राइस और डिजायर्ड, यहां पे आप पढ़ेंगे जब, तो मार्केट सेलिंग प्राइस और डिजायर्ड प्रॉफिट को देखकर मैक्सिमम एलोवेबल कॉस्ट डिसाइड करना कि आपकी मैक्सिमम एलोवेबल कॉस्ट कितनी है, राइट। टारगेट कॉस्ट अगर आप देखें तो टारगेट कॉस्ट हमारे पास होती है टारगेट सेलिंग प्राइस, अपनी बुक पे आप, नोटबुक पे आप लिख दे टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, इसका डिफरेंस होता है। टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं टारगेट कॉस्ट, राइट। ये आपने याद रखना है। फिर आता है इसके बाद हमारे पास हु कंट्रोल्स कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट को कौन कंट्रोल करता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स।
देखो, कॉस्ट मैनेजमेंट किसी एक पर्सन का काम नहीं है। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, मतलब कॉस्ट एनालाइज करता है और रिपोर्ट्स बनाता है। ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बताया गया है, ये पहले कॉस्ट को एनालाइज करता है और फिर रिपोर्ट्स बनाता है। फिर नंबर सेकंड, डिपार्टमेंट हेड्स या इसको कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, अपने डिपार्टमेंट के डेली एक्सपेंसेस कंट्रोल करता है, ये डिपार्टमेंट हेड होता है। फिर सीएफओ, फाइनेंशियल कंट्रोलर, ओवरऑल बजट और मेजर स्पेंडिंग डिसीजन दिखाता है, ये सीपीएफओ का काम होता है। देखो, डिपार्टमेंट हेड का क्या काम होता है, अकाउंटेंट का क्या काम होता है, और ये फाइनेंशियल कंट्रोलर का काम क्या होता है। फिर उसके बाद आता है इंटरनल ऑडिटर्स, अंदर वाले ऑडिटर्स। एक होते हैं एक्सटर्नल, एक होते हैं इंटरनल, ये सारा आपको बताएंगे। देखो, इंटरनल ऑडिटर चेक करता है कि रूल्स और कॉस्ट पॉलिसीज प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं या नहीं। वो ये ऑडिटिंग वाले इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं, ये काम करते हैं, ये चेक करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी तरह से फॉलो हो रहे हैं। कास्ट जिस तरीके से हमने कास्ट का मैनेज किया था, क्या उसी तरीके से रूल्स फॉलो हो रहे हैं या फिर ज़्यादा कम तो नहीं हो रहे हैं, वो इंटरनल ऑडिटर्स चेक करते हैं, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वेयर इज कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाइड, कहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाई होता है? तो कॉस्ट मैनेजमेंट ऑलमोस्ट हर टाइप के बिजनेस में यूज होता है, राइट। उसमें आता है सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मटेरियल होता है आपका जो क्या बोलते हैं इसको, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो आपको होता है, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, खर्चे। ओवरहेड क्या होते हैं? खर्चे, एक्सपेंसेस। इंटरनल और एक्सटर्नल ओवरहेड्स होते हैं। एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग में भी कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाई होती है, राइट। सेकंड आता है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में भी कॉस्ट मैनेजमेंट का अच्छा खासा रोल है, यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जैसे एम्प्लॉय आवर्स, प्रोजेक्ट ओवरहेड एंड क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट, तो ये सारी जगहों पे अप्लाई होते हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे भी अप्लाई होगा। आईटी प्रोजेक्ट्स यूजिंग अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, यहाँ पे भी। फिर रिटेल एंड ई कॉमर्स में भी ये यूज होता है, कहाँ? सेलिंग एंड बाइंग वाला, राइट। तो ये थी हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट पे कंप्लीट, इसका लगभग कंप्लीट इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपको हमने समझाना था। एंड पे हम इसको बताएंगे कि जो सारी कास्ट्स हैं उन कास्ट को क्या कहते हैं, संक कास्ट क्या होती है, फिर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, टारगेट कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ये हम एंड पे बताएंगे। लेकिन इससे पहले अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। लेकिन इससे पहले अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पीडीएफ के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 6005585973। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, शेयर भी करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मोटिवेशन के बेस पे आपके लिए फ्री क्लास हम बनाते रहें, राइट। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। वो जो मैंने आपको फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट, वो सब बताया था, वो सारी कास्ट में यहां पे डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 हमारे पास आती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कास्ट क्या होती है? देखो, फिक्स्ड कास्ट वो कास्ट होती है जो कभी चेंज नहीं होती। आपकी प्रोडक्शन बढ़े तो भी चेंज नहीं होगी, आपकी प्रोडक्शन कम हो तो भी चेंज नहीं होती है। तो एग्जांपल क्या आएगी इसकी? रेंट आएगी, राइट। उसके बाद आता है दूसरी वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट मींस जो चेंज होती है आपके प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है। अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो वेरिएबल कास्ट चेंज होगी, अगर आप कम करोगे तो चेंज होगी। जैसे आपके पास रॉ मटेरियल आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो कास्ट ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आप अपनी नोटबुक पे लिखिए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसमें क्या होता है? देखो, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एलिमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। कुछ फिक्स्ड रहते हैं और कुछ वेरी करते हैं, राइट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करोगे तो आपका बिल बढ़ जाएगा लिमिट के हिसाब से। या फिर आप फ़ोन कॉल्स है, जैसे आजकल 399 रुपीज़ या 299 रुपीज़ का प्लान आता है, तो अगर आप उसमें दिन में 2 GB आपको मिल रहा है तो वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, सॉरी। अगर आप उससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तो वो आपका वेरी हो जाएगा, राइट। तो उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर आती है नंबर 4 पे डायरेक्ट कॉस्ट, DC। डायरेक्ट क्या कॉस्ट होती है? देखो, डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर जॉब से आइडेंटिफाई की जा सकती है। जैसे आपके पास डायरेक्ट मटेरियल होता है तो ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। उसके बाद आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट।
फिफ्थ नंबर पे आती है आईडी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती है ये कॉस्ट। जैसे आपके पास फैक्ट्री रेंट होता है, फैक्ट्री रेंट, तो ये आपका इनडायरेक्ट में आता है, क्योंकि देखो आप किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी चीज़ पे नहीं लगा सकते इसको। आप अगर आपकी फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो आप एग्जांपल के तौर पे आपके फैक्ट्री में फ़ोन बन रहे हैं, आप मोबाइल बन रहे हैं, लैपटॉप बन रहे हैं, तो आप मोबाइल पे अलग उस फैक्ट्री कास्ट का पूरा रेंट नहीं डाल सकते, लैपटॉप पे पूरा रेंट नहीं डाल सकते, अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर उसके बाद आती है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड कॉस्ट। जैसे आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है, प्लस आपके पास डायरेक्ट लेबर है, प्लस आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आती है। जो भी आपको प्रोडक्शन में लगता है, जो भी खर्चा आपको प्रोडक्ट करने में लगता है, तो कौन क्या क्या लगता है आपके पास, मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं, राइट, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर आपके पास आता है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कास्ट, देखो पीरियड कास्ट स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड कास्ट होती है। एग्जांपल के तौर पे ऑफिस खर्चा, आपका ऑफिस रेंट हो गया, आपका सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये पीरियड कास्ट कहलाता है। फिर आपके पास आता है एट्थ नंबर पे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट देखो एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की एडिशनल कॉस्ट। अगर आप 10 यूनिट बना रहे थे, तो उसके बाद आपने बोला कि हम 11 यूनिट बना देंगे या 12 बना देंगे, तो जब आपने 11 यूनिट बना दिए तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया आपने, इस पे जो एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगा दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, राइट। फिर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 9 पे आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पेपर में आया था अपॉर्चुनिटी और संक कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक अल्टरनेटिव चूज करने पर दूसरे बेस्ट अल्टरनेटिव का सैक्रिफाइस्ड बेनिफिट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, आपके पास दो चीजें हैं, जैसे ये आप पेन बना रहे हो और ये आपके पास मोबाइल बना रहे हो। अब आपने चूज करना है आप पेन बना रहे हो या फिर मोबाइल बना रहे हो, दो में से एक ही बना सकते हैं आप। अगर आपको बिजनेस चूज करना है तो आप क्या बोलेंगे, हम पेन बनाएंगे या फिर मोबाइल बनाएंगे। तो उस कंडीशन में आप चूज करते हो कि हम पेन बनाएंगे, तो जो आपने इस मोबाइल पर इसको ऑफर किया पेन पर, ज्यादा तरजीह आपने पेन पर दी कि हमने चूज पेन किया, हम मोबाइल भी बना सकते थे लेकिन हमने मोबाइल के बजाय अब पेन चूज किया, तो इस पर जो कास्ट लगेगी उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके अल्टरनेट आपने इस पर काम किया, इस पे किसको सेक्रीफाइस करके, मोबाइल की बिजनेस को सेक्रीफाइस करके आपने पेन की बिजनेस को चूज किया, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप इसमें शायद बेनिफिट हो या लॉस हो, वो बाद में देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 10th पे संक कॉस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है संक कॉस्ट। देखो संक कास्ट क्या होती है, जो कास्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी है और रिकवर नहीं की जा सकती, उसको बोलते हैं संक कास्ट। एग्जांपल के तौर पे आपने 10 पेन बना लिए तो बना लिए, आपकी कास्ट 100 रुपया हो गया इस पे खर्चा, तो आपका जो 100 हो गया ना, अब इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं आप, तो इसी को बोला जाता है संक कॉस्ट। या अगर दूसरी एग्जांपल आप समझ लें कि आपने किसी मशीन आपने खरीदी थी, उस पर आपने खर्चा किया था मशीन खरीदने पर, अब वो रिफंड ही नहीं होगा और आपकी मशीन जो है वो दिन ब दिन खराब हो रही है, अब वो पुरानी हो रही है, तो वो जो एक्सपेंडिचर था वो नॉन रिफंडेबल है और उसी को बोलते हैं संक कॉस्ट। फिर उसके बाद आता है रिलेवेंट कॉस्ट। 11 पे आता है रिलेवेंट कॉस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सारी करवा रहा हूं आपको, तो कोई यहां से निकल ना जाए, छूट ना जाए। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, देखो फ्यूचर डिसीजन के लिए रिलेवेंट और डिसीजन से चेंज होने वाली कॉस्ट, उसी को बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। आपकी कॉस्ट पहले 10 रुपए एक पेन पे लग रहा था, फिर आपने कुछ ऐसा किया कि अब आपका 8 ही रुपये लग रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। फिर आता है इररिलेवेंट कॉस्ट। इररिलेवेंट कास्ट क्या होता है, देखो डिसीजन लेने से अफेक्ट नहीं होने वाली कास्ट। अब आपने डिसीजन तो लिया कि अब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसे हम मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ और आपने मेथड लगाए, लेकिन फिर भी आपकी प्राइस जो है, जो कास्ट है वो 10 ही रुपये रही, तो उसको बोलते हैं इररिलेवेंट कॉस्ट। वो जो आपने काम किया वो कहीं काम का ही नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं इररिलेवेंट। फिर बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट। अब ये डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, देखो दो अल्टरनेट के कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। आपने अगर देखा कि एक पेन मुझे बन रहा है 8 रुपये में, दूसरा पेन बना रहा हूं मैं दूसरे टाइप का, वो बन रहा है आपका 10 रुपये में, ये जो डिफरेंस आया ना 2 रुपये का, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल कॉस्ट। फिर उसके बाद आता है 14th नंबर पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट,
आप अपनी नोटबुक साथ रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक्टिविटी आउटपुट इंक्रीज करने से होने वाली एडिशनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं अपने प्रोडक्शन में जिससे खर्चा बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मतलब इंक्रीमेंट होना, खर्चा बढ़ना, आपने एक्स्ट्रा लेबर लगा दिया तो इंक्रीमेंट हो गई उसमें खर्चे में। आप उसको जहां पे 10 मजदूर काम कर रहे थे वो दिन के 100 पेन बना रहे थे, एग्जांपल है, तो फिर आपने 11 मजदूर लगा दिए, लेबर लगा दिया, अब वो भी 100 ही बना रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा एक आया ना वो खर्चा आपका बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। फिर आता है 15 पे अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट किसी एक्टिविटी को स्टॉप करने पर इलिमिनेट की जा सकती है जो कॉस्ट, उसी को बोला जाता है अवॉइडेबल कॉस्ट। एग्जांपल के तौर पर आपके मशीन जो है वो रन कर रही थी, तो आपको मशीन रन करने के लिए आपको उसको पावर लग रही थी 10 यूनिट, आपने क्या कर दिया, आपने लगा रखी थी 15 यूनिट। फिर आपने क्या बोला, यार इस 15 यूनिट आपने क्यों लगाया है, आप 5 यूनिट बंद कर दें, 10 ही रखें। जो आपने 5 यूनिट कम कर दिया ना वो इसको इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, तो अब वो 10 से ही चल रही है, तो वो जो 5 आपने कम कर दिया, अवॉइड कर दिया वो खर्चा आपने, उसको बोलते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। फिर आता है अनअवॉइडेबल, जो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, जो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। अगर आप एक्टिविटी को स्टॉप करने के बाद भी कॉस्ट को अवॉइड ना कर सके और वो इनकर होती रहेगी, उसी को बोलते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट, राइट। जो आपके बंद करने पर भी वो खत्म ना हो। एग्जांपल के तौर पर आपने जैसे आप वाईफाई लगाया हुआ है, तो वाईफाई का बिल आपने 500 भर दिया है मंथली, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो आपने मंथली बिल 500 भर दिया। अब आप वाईफाई चलाओ या बंद रखो, अगर आपने बंद रखा है तो भी ये 500 आपने देना ही है, अगर नहीं बंद रखा तो भी आपने ये 500 देना ही है, तो इसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोलेबल कॉस्ट, बस थोड़ी सी बची हैं, जल्दी हम अपने एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। तो उसके बाद आता है कंट्रोलेबल कॉस्ट, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलेबल कॉस्ट। अब ये कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है, मैं सिंपल लिख रहा हूं, आप अपनी नोटबुक पे पूरी तरह से लिखना है। किसी मैनेजर के कंट्रोल या इन्फ्लुएंस में होती हैं, तो जो मैनेजर चाहेगा कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं, जानबूझकर खर्चा ना होने दूं, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। फिर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जो किसी पार्टिकुलर मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होती है, वो अगर चाहे भी कंट्रोल करना तो वो उसके हाथ में नहीं होती है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, राइट। अगर एग्जांपल इसमें कंट्रोलेबल में क्या होता है कि अगर मैनेजर को लगे कि हमारा जो 10 लोग काम कर रहे हैं वो 9 ही कर सकते हैं, तो मैंने 10 क्यों रखा है, वो एक को निकाल देगा, तो 9 ही काम वो पूरा कर देंगे, तो ये होगा कंट्रोलेबल। अगर अनकंट्रोलेबल का क्या मतलब है, अगर वो लोग 10 काम जो कर रहे हैं तो वो 10 के अलावा कर ही नहीं सकते कोई और, अगर हम 8 करेंगे तो वो उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, अगर 9 करेंगे तो वो उस काम को पूरा नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के, उसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जितना होना है उतना ही होना ही है, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, 20th नंबर पे ये है एक्चुअल कॉस्ट। अब ये एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, जो एक्चुअल में इनकर्ड कॉस्ट होती है, जो एक्चुअल में खर्चा होता है, जो आपको रियल में खर्चा हो गया, उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल खरीदने में आपको 5000 का रॉ मटेरियल आया, जो 5000 का रॉ मटेरियल आपको आया ना, वो आपका एक्चुअल कॉस्ट हो गई, राइट। फिर आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, जो आपने एस्टिमेट की थी, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कॉस्ट, आप सोच रहे थे कि आपने 100 पेन जो बनाने हैं ये आपको 1000 में बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो बने कितने, वो बने 1200 के, तो ये आपने प्रिडिक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन वाली एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो वो 1000 थी लेकिन एक्चुअल में 1200 के बने या 800 के बने, जो भी है उसको बोलते हैं हम एक्चुअल कॉस्ट, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं कन्वर्जन कॉस्ट 22, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, देखो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट होती है उसी को बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। आपका रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में, प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो ये जो आपका खर्चा प्रोडक्ट्स में आ गया, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। इसमें क्या आता है, देखो इसमें डायरेक्ट लेबर आती है प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओवरहेड तो आप जानते होंगे, खर्चे आपके फैक्ट्री के ओवरहेड होते हैं या फिर मार्केट के ओवरहेड होते हैं, राइट। उसके बाद आता है, फटाफट से हम इन सब चीजों को क्लियर करेंगे,
ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे। फिर आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, अब ये प्राइम कास्ट देखो, मेन डायरेक्ट प्रोडक्शन कास्ट, उसको प्राइम कास्ट बोलते हैं। और प्राइम कास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कास्ट, प्राइम कास्ट स्टार मार्क कीजिए, पेपर में आएगा। प्राइम कास्ट, हिस्ट्री कास्ट, ये पेपर में आते हैं। प्राइम कास्ट क्या होती है? जिसमें डायरेक्ट मटेरियल लगे और प्लस डायरेक्ट लेबर हो और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, इसी को बोलता है प्राइम कास्ट, राइट। उसके बाद आता है 24 नंबर पे कैरिंग या होल्डिंग कास्ट। कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट, ये आप लिख दें। तो ये इन्वेंट्री को स्टोर करके रखने की कॉस्ट। जो भी आप अपनी इन्वेंट्रीज को स्टोर करके रखते हैं, उसके लिए जो भी आपको खर्चा लगता है, उसी को बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। आपने फ्रीजर में किसी चीज को रखा है ना, खराब ना हो जाए। फ्रीजर आपको क्या कर रहा है? कुछ डायरेक्ट आपको बेनिफिट दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो फ्रीजर में आपने रखा है ताकि आपकी चीजें खराब ना हो जाए, तो वो उस पे जो कास्ट लग रही है ना, वो फ्रीजर तो आपने खरीदा था, तो उस चीज पे जो वो कास्ट लग रही है, दैट इज कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट, राइट। होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर आता है 25th प्लेस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? जो भी इन्वेंट्री ऑर्डर प्लेस और प्रोसेस करने की कॉस्ट होती है, उसी को ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है शट डाउन कॉस्ट। ये पिछली बार भी एग्जाम में आई थिंक आया था। शट डाउन कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट। ये शट डाउन कॉस्ट क्या होता है? देखो, ये टेम्परेरी क्लोजर या फिर शट डाउन के पीरियड में इनकर्ड कॉस्ट। जो भी आपकी दुकान थी कोई, आपने उसको 5 दिन के लिए वो बंद रही, लेकिन आपने उसका रेंट क्या है? देना ही देना है। आपने दुकान तो बंद रख ली, लेकिन 5 दिन का रेंट आपने देना ही है, तो उसको बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट, राइट। होप ये भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जब भी कोई एग्जिस्टिंग एसेट या रिसोर्सेज को आपने रिप्लेस करना हो करंट एसेट से, जब आप रिप्लेस करते हो ना किसी चीज को, तो उसको बोलते हैं आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उस पर जो खर्चा आता है उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। फिर आती है एक इंपॉर्टेंट आपके पास है हिस्ट्री कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं इसको। हिस्ट्री कॉस्ट नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क कीजिए आप, ये पिछली बार पेपर में शायद आया था। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? देखो, ऐसे एसेट्स या रिसोर्सेज के एक्विजिशन के टाइम की ओरिजिनल कॉस्ट। जब आपने कोई चीज खरीदी थी, जिस टाइम पे आपने चीज खरीदी थी, मान लो आपने 1 साल पहले कोई कंप्यूटर खरीदा था, उस कंप्यूटर की कॉस्ट उस टाइम पे थी 50,000। कितनी थी? 50,000। आज 2026 में इसकी कॉस्ट है 70,000। आज इसकी कॉस्ट है 70,000। तो इसकी जो हिस्ट्री कॉस्ट होगी ना, वो होगी जब ये कंप्यूटर आपने लिया था, तो ये 50,000 इसकी हिस्ट्री कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है, राइट। उसके बाद आता है इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड या फिर नोशनल कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। इंप्यूटेड और नोशनल, इसको भी स्टार मार्क कीजिए, पेपर में आएगा। नोशनल कॉस्ट, इंप्यूटेड और नोशनल कॉस्ट। देखो, ये क्या होती है? जब एक्चुअल पेमेंट नहीं होती है ना, तो लेकिन डिसीजन मेकिंग के पर्पज से कॉस्ट कंसीडर की जाती है, उसको बोला जाता है इंप्यूटेड नोशनल कॉस्ट। अब ये आसान और समझाता हूं कि आपने पेमेंट नहीं की है, लेकिन आपने रखा है कि हमने इस बिल्डिंग का, अगर हमने ये बिल्डिंग रेंट पे लेनी है ना, तो हमने इसका रेंट जो देना है वो 1 लाख देना है, ईयरली या मंथली। आपने 1 लाख रखा है इसका रेंट, लेकिन आपने दिया क्या? नहीं दिया है। आपने खर्चा किया क्या? नहीं किया है। तो जब एक्चुअल में पेमेंट नहीं होती, तो उसमें डिसीजन ले रहे हैं आप, सिर्फ डिसीजन मेकिंग के पर्पज से कॉस्ट कंसीडर की गई उस टाइम पे आपकी 1 लाख, उसी को बोला जाता है इंप्यूटेड और नोशनल कॉस्ट, राइट। फिर उसके बाद आता है जॉइंट कॉस्ट। तो लास्ट वाली है हमारी जॉइंट कॉस्ट। अब ये जॉइंट कॉस्ट क्या होती है? देखो, कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस से साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप एक ही टाइम पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो मैं एग्जाम के रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, याद रखना, संक कॉस्ट जो होती है ना, वो कभी भी बराबर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर कभी भी नहीं आती है, याद रखना ये, राइट। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट इस पे
आप समझ लो ये इस पे कंप्लीट मैराथन ही है, लेकिन ये थ्योरेटिकल मैराथन है, ये एमसीक्यूज मैराथन नहीं था। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। होप आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको बेनिफिट मिला होगा तो आप सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और फ्री क्लास का बेनिफिट आगे भी लेते रहें आप। और लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी करें, और पीडीएफ के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 6005585973 पर। तो विदाउट वेस्टिंग अब सीधा हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 क्वेश्चन क्या बता रहा है? बता रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट। एबीसी और ट्रेडिशनल कॉस्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने फटाफट से इसमें चूज करना है करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है। तो नंबर 1 यहां पे दिया है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम टेंड टू कवर कॉस्ट लो वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स एंड अंडर कॉस्ट हाई वॉल्यूम सिंपल प्रोडक्ट्स। देखो क्या बोलता है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में लो वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ज्यादा और हाई वॉल्यूम सिंपल प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम शो होती है। क्या ये वाला सही है? तो बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में यूजुअली ओवरहेड को वॉल्यूम बेस्ड मेजर जैसे डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स के बेसिस पर सेपरेट किया जा सकता है, तो ये वाला रॉन्ग है। सेकंड देखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट असाइन ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटी दैट ड्राइव कॉस्ट रेदर देन आर्बिट्रेरी वॉल्यूम बेस्ड मेजर्स लाइक डायरेक्ट लेबर आवर्स। बता रहा है कि एबीसी में ओवरहेड कॉस्ट को उन एक्टिविटीज के बेसिस पर एलोकेट किया जाता है जो एक्चुअली कॉस्ट क्रिएट करती हैं, जैसे स्टेप्स और इंस्पेक्शन। तो क्या ये राइट है? हाँ बिल्कुल राइट है ये। थर्ड क्या बता रहा है, एबीसी इज प्राइमरली यूज फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर गैप एंड आईएफआरसी। बिल्कुल रॉन्ग है ये बता रहा है कि एबीसी मेनली एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए गैप और आईएफआरसी के अंडर यूज होता है। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एबीसी मेनली इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल है। ये एबीसी इंटरनल है, इसने क्या बोला है? एक्सटर्नल है, राइट। तो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका राइट ऑप्शन ओनली 2 है, शायद आई थिंक ए पार्ट आंसर इसका है। हाँ बी पार्ट इसका राइट आंसर है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप पीडीएफ लेके इसको पढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विद रेफरेंस टू टारगेट कॉस्टिंग। अभी आपको बता दिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टारगेट कॉस्टिंग के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने चूज करना है करेक्ट वाला कौन सा है। नंबर 1, टारगेट कॉस्टिंग बिगन्स विद द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट एंड देन एड्स ए डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन टू अराइव एट द टारगेट सेलिंग प्राइस। नंबर 1 बता रहा है कि टारगेट कॉस्टिंग पहले प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट करता है और फिर डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है। तो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है। सेकंड क्या बता रहा है, देखो स्टेटमेंट में आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप स्टेटमेंट एक्सप्लेन आपको जो करेक्शन अगर चाहिए आप तो आप पीडीएफ लेके आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ रहा है कि टारगेट कॉस्टिंग इज ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस एंड कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे रेदर देन इंटरनल कॉस्ट स्ट्रक्चर। सेकंड क्या बता रहा है, बोलता है टारगेट कॉस्टिंग मार्केट फोर्सेस और कस्टमर्स की विलिंगनेस को पे पर बेस्ड होते हैं। क्या ये ऐसा क्या ये राइट है? तो ये वाला बिल्कुल राइट है, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग मार्केट ड्रिवन ही होती है। यानी पहले देखा जाता है कि मार्केट में कस्टमर कितना पे करने को रेडी हैं, उसके बाद अलाउएबल कॉस्ट डिसाइड की जाती हैं। तो ये सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्या बता रहा है, वैल्यू इंजीनियरिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट यूज्ड ड्यूरिंग द डिजाइन फेज इन टारगेट कॉस्टिंग टू रिड्यूस कॉस्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग फंक्शनैलिटी। थर्ड बता रहा है कि वैल्यू इंजीनियरिंग टारगेट कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें डिजाइन स्टेज पर कॉस्ट रिड्यूस की जाती है बिना प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी कंप्रोमाइज किए। तो क्या सेकंड थर्ड वाला भी राइट है? हाँ बिल्कुल राइट है, ये तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। 1 2 ये वाला सेकंड है, तो ये वाला बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरिएंस एनालिसिस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने चूज करना है इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है। नंबर 1, ए फेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑकर्स व्हेन द एक्चुअल, यहां पे करते थोड़ा पीछे, when the actual price paid for raw material is less than the standard price set by the organization। पहला बोलता है कि अगर एक्चुअल मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से कम हो तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल होता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। सेकंड बता रहा है, the purchasing manager is generally led responsible for material usage variances while the production manager is responsible for the material prices variance। सेकंड देखो आराम से समझो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए परचेजिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है,
जबकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या ये सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये रॉन्ग है। अब आपको ये थोड़ा बहुत समझाना ज़रूरी है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिवर्स होती हैं एक्चुअल में। जो ये बोल रहे हैं ना कि प्रोडक्शन मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल, नहीं, ये वाला परचेजिंग मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल और प्रोडक्शन मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस, ये इस वाला मटेरियल यूसेज वेरिएंस, राइट। ये रिवर्स है, वाइस वर्सा है। तो थर्ड आ रहा है एन एडवर्स डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इंडिकेट्स दैट एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड एक्सीड द स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। देखो थर्ड क्या बता रहा है, थर्ड यहाँ पे बता रहा है कि एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब है कि एक्चुअल लेबर आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स से ज्यादा हो गए। थर्ड वाला बिल्कुल राइट है, इसका मतलब यही होता है। तो इसका 1 एंड थर्ड बिल्कुल राइट है। हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट बिहेवियर एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग और कॉस्ट बिहेवियर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने चूज करना है करेक्ट वाला कौन सा है। नंबर 1, इन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट CVP एनालिसिस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन टोटल within the relevant range but fixed cost per unit decreases as output increases। देखो पहला वाला क्या बोलता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिलेवेंट रेंज में कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है। क्या ये वाला सही है? बिल्कुल राइट है ये वाला। सेकंड क्या बता रहा है, द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इंक्रीजेज इफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिनल पर यूनिट इंक्रीजेज। बिल्कुल गलत है ये जो है ये ब्रेक इवन वाला, ये ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ये फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो उस कंडीशन में ब्रेक पॉइंट डिक्रीज होता है। तो ये थर्ड वाला, सेकंड वाला गलत है, राइट। मार्जिनल कॉस्टिंग वैल्यू थर्ड वाला है, मार्जिनल कॉस्टिंग वैल्यूज फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री यूजिंग टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। थर्ड क्या बता रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री को टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर वैल्यू किया जाता है। बिल्कुल गलत है ये। क्यों? आप देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री को मेनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर वैल्यू किया जाता है, ना कि फिक्स्ड कॉस्ट पर। यहाँ पे क्या दिया है? फिक्स्ड। तो बस फिक्स्ड की जगह अगर वेरिएबल होता तो ये सही था, लेकिन ये दोनों गलत है। 2 एंड 3 रॉन्ग, पहला वाला ही सही है। ए पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है, राइट। अब मैं एक्सप्लेनेशन नीचे नहीं दूंगा, आप खुद समझेंगे, बस डायरेक्ट हम सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट कंट्रोल सेंटर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और कॉस्ट कंट्रोल सेंटर्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने चूज करना है करेक्ट वाला इसमें से कौन सा है। नंबर 1, ए कॉस्ट सेंटर मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर बोथ द कॉस्ट इनकर्ड एंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय देयर डिपार्टमेंट। नंबर 1, कॉस्ट सेंटर मैनेजर कॉस्ट और रेवेन्यूज दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या ये वाला सही है? ये वाला बिल्कुल गलत है, ये इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अभी हमने बताया है कि कॉस्ट सेंटर मैनेजर मेनली कॉस्ट कंट्रोल करता है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता है, राइट। तो इसका ये पहला वाला गलत है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है, ए प्रॉफिट सेंटर मैनेजर हैज कंट्रोल ओवर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। बिल्कुल, प्रॉफिट सेंटर मैनेजर कॉस्ट को और रेवेन्यू को ही कंट्रोल करता है, बट डज नॉट कंट्रोल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हाँ, इसको ये कंट्रोल नहीं करता है, तो सेकंड वाला ठीक है। एन इन्वेस्टमेंट center manager is evaluated on return in capital deployed such as return on investment or residual income। थर्ड क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर को ROI या रेजिडुअल इनकम जैसे मेजर्स पर इवालुएट किया जाता है। तो बिल्कुल राइट है, ये भी थर्ड वाला भी राइट है। 2 एंड 3 कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट, ये सी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, Which cost management technique focuses on reducing product cost during the research, design and development phase before mass production begun? बोल रहा है कौन सा कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक या कौन सी कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट के दौरान में यानी मास प्रोडक्शन शुरू होने से पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने पर फोकस करती है। तो नंबर 1 स्टैंडर्ड कॉस्ट, केजन कॉस्ट, टारगेट कॉस्टिंग, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। बताइए, काफी आसान है। तो यह है टारगेट कॉस्ट,
टारगेट कास्ट, एक्सपेक्टेशन जो आपकी होती है, राइट। नेक्स्ट आता है विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द केजन कॉस्टिंग। काफी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए, इस बार आने के काफी चांस है। केजन कॉस्टिंग इन मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग में केजन कॉस्टिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1, एलिमिनेटिंग फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एंटायरली। नंबर 2, कंटिन्यूअस स्मॉल स्केल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग द एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नंबर 3, setting strict ideal standard for employee recruitment. Number 4, determining the break even selling price for new products. बताइए इसमें राइट आंसर क्या है? तो देखो, ये जो केजन कॉस्टिंग है ना, केजन कॉस्टिंग का जो मेन एम है केजन कॉस्टिंग का, वो है प्रोडक्शन वाला, ये continuous small scale incremental improvements during the active manufacturing process। यानी कि केजन कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान लगातार छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करना, उसी को बोलते हैं केजन कॉस्टिंग। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करना, अगर उसमें कॉस्ट लग जाए तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा खर्चा आप हो भी जाए लेकिन इंप्रूव अगर आपका सिस्टम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं केजन कॉस्ट। स्टार मार्क कीजिए, जब इंप्रूवमेंट आप करते हो किसी चीज को तो उसमें अगर आपका थोड़ा बहुत खर्चा भी हो जाए तो आप बोलते हैं कोई मसला नहीं है, चलो इंप्रूवमेंट तो हो गई ना, राइट। तो ये इसका बी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आता है इन मार्जिनल कॉस्टिंग व्हाट टर्म डिस्क्राइब द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम। बोलता है मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम के दरमियान जो एक्सेस होता है उसे क्या कहते हैं? अब इनके बीच में जो एक्सेस चीज होती है उसे क्या बोलते हैं? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन या ऑपरेटिंग लेवरेज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिजनेस के पास मौजूद फाइनेंशियल सेफ्टी बफर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एमओएस जो होता है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मैं फार्मूला लिख देता हूं आपको ताकि आपको याद रहे। एक्चुअल सेल्स माइनस करते हैं आप ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स में से जब ब्रेक इवन सेल्स को आप निकाल देते हो तो आपके पास जो बचता है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है विच मॉडर्न कॉस्ट मैनेजमेंट अप्रोच फोकसेस ऑन रिमूविंग नॉन वैल्यू एडिटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम बिजनेस प्रोसेस टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस। बता रहा है कि कौन सा मॉडर्न कॉस्ट मैनेजमेंट अप्रोच बिजनेस प्रोसेस में नॉन वैल्यू एडिटिंग एक्टिविटीज को खत्म करने और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने पर फोकस करता है। तो बताइए, एबीएम है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट है, या ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग है, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है, या फिर डायरेक्ट कॉस्टिंग है? नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है एबीएम, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, राइट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं इसको, राइट। हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि क्लास काफी लंबी हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट आता है budget prepared by low level line manager and then submitted upward for executive review and approval is known as। बोलता है ऐसा बजट जो लो लेवल लाइन मैनेजर प्रिपेयर करते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव रिव्यू और अप्रूवल के लिए ऊपर भेजते हैं, उसका उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उस बजट को? टॉप टू डाउन बजट या पार्टिसिपेटिव बॉटम अप बजट? आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है बॉटम अप। जब इसने बता दिया तो यही इसका राइट आंसर है, बी पार्ट इज द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है व्हेन ए कंपनी फेसेस अ क्रिटिकल शॉर्ट टर्म bottleneck or limiting factor, scarce raw material or limited machine hours, which metric should be maximized to achieve optimal profitability? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप इसको। बता रहा है कि जब कंपनी को शॉर्ट टर्म में किसी क्रिटिकल बॉटलनेक या लिमिटिंग फैक्टर का सामना हो, जैसे स्कार्स रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है आपको, या फिर लिमिटेड मशीन आवर्स, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, तो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए किस मैट्रिक को मैक्सिमाइज करना चाहिए? क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पर यूनिट, या नेट प्रॉफिट, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? देखो आगे जाने की जरूरत नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की लिमिटिंग फैक्टर्स को ही आपने क्या करना चाहिए? मैक्सिमाइज करना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ ट्रांसफर
Pricing policy is most appropriate when the supplying division operates at full capacity and has an active external market for its output. बता रहा है कि जब सप्लाई डिवीजन फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हो और उसके आउटपुट के लिए एक्टिव एक्सटर्नल मार्केट भी मौजूद हो, तो कौन सी ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी सबसे मुनासिब होती है? क्या वेरिएबल कास्ट बेस्ड ट्रांसफर, मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर, या फिर फुल कास्ट प्लस 5% ट्रांसफर, या नेगोशिएटेड प्राइस बिलो क्रिटिकल वेरिएबल कॉस्ट? तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है यहां पे रखते हैं, इन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट व्हाट इज बजटरी स्लैक? काफी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको 2 बारी स्टार मार्क कर रहा हूं, आप भी याद रखना। बोलता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में बजटरी स्लैक से क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इसका? नंबर 1, बजटरी स्लैक का मीनिंग, व्हाट इज बजटरी स्लैक? देखो, बजटरी स्लैक क्या है? इसका फाइनेंशियल डेफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, गलत है। द इंटेंशनल ओवर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस और अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यूज बाय मैनेजर टू मेक टारगेट इजियर टू अचीव। आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बजटरी स्लैक का मतलब ही यही होता है कि मैनेजर का जानबूझकर एक्सपेंसेस को ज्यादा एस्टिमेट या रेवेन्यूज को कम एस्टिमेट करना, उसी को बोलते हैं बजटरी स्लैक। एक्सपेंसेस को ज़्यादा एस्टिमेट करना और रेवेन्यूज को कम एस्टिमेट करना, ताकि फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वो एक्सपेंसेस को कम एस्टिमेट करेंगे और बाद में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही इसका बजटरी स्लैक का मीनिंग होता है, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपके लिए, इसको स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना। इन ए बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द Kaplan and Norton, which perspective focuses on employee training, corporate culture and technology alignment? क्या इसमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होता है, कस्टमर पर्सपेक्टिव होता है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस पर्सपेक्टिव होता है, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, तो इसका आता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, राइट। नंबर नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। देखो, द बैलेंस स्कोर कार्ड ट्रांसलेट स्ट्रेटजी इनटू परफॉर्मेंस मैट्रिक अक्रॉस 4 पर्सपेक्टिव्स होते हैं। फाइनेंशियल, हाउ डू शेयर होल्डर सी एस, कस्टमर, हाउ डू कस्टमर सी एस, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस होते हैं, मस्ट बी एक्सेल एट लर्निंग एंड ग्रोथ, हाउ कैन वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव ह्यूमन टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी। जब भी ह्यूमन टैलेंट और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना होता है किसी भी बिजनेस में, उसको बोलते हैं लर्निंग एंड ग्रोथ, राइट। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आता है इन ए कॉस्ट कंट्रोल व्हाट इज ए रिलेवेंट कॉस्ट? रिलेवेंट कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म मैनेजरल डिसीजन मेकिंग, ईजी मेकिंग और बाइंग स्पेशल ऑर्डर डिसीजन। बोलता है कॉस्ट कंट्रोल में शॉर्ट टर्म मैनेजरल डिसीजन मेकिंग, जैसे मेक और बाय ए स्पेशल ऑर्डर डिसीजन डिसीजन में रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? क्या ए हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द लेजर बुक, क्या ये होती है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ए फ्यूचर कैश फ्लो दैट डिफर्स अमॉन्ग द डिसीजन अल्टरनेटिव्स बीइंग कंसिडर, बिल्कुल राइट आंसर है। बी पार्ट आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं, हाँ बी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो बजटरी कंट्रोल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। टू कंप्यूट स्टैट्यूट टैक्स, गलत। टू प्लान, मॉनिटर, कंट्रोल इनकम एंड एक्सपेंसेस, बिल्कुल राइट है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। बजटरी कंट्रोल का यही मकसद होता है। बी पार्ट इज द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है विच कॉस्ट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पोटेंशियल बेनिफिट फॉरगॉन व्हेन वन मैनेजरल कोर्स ऑफ एक्शन इज चूजन ओवर अनदर? फॉरगॉन कॉस्ट आपने सुना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑलरेडी मैं आपको आंसर ही बता गया इसका, राइट। क्या इसका फिक्स्ड कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही आंसर है। फॉरगॉन, एक को छोड़ के दूसरे को आप चूज करते हो, एक बिजनेस को छोड़ के आपके पास 2 ऑप्शन थे, आपने इसको छोड़ दिया, इसको चूज किया, इसको बोलते हैं फॉरगॉन बिजनेस और फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी, और इसको जो कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वो वैल्यू या रेवेन्यू जो किसी अल्टरनेट को चूज करने की वजह से नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से सेक्रीफाइस हो जाता है, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज का राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है ए कॉस्ट दैट
increases or decreases in a direct proportion to change in प्रोडक्शन वॉल्यूम इज क्लासिफाइड एज। देखो वेरिएबल कास्ट की बात कर रहा है ये, तो बोलता है, मैं आंसर क्यों बता रहा हूँ आपको, फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट, संक कास्ट, पीरियड कास्ट, इसका आंसर है वेरिएबल कास्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बोलता है ऐसी कास्ट जो प्रोडक्शन वॉल्यूम में चेंज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इंक्रीज या डिक्रीज होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो जब भी आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होती है, अगर उसके साथ साथ में कास्ट इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो जो कास्ट प्रोडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल कास्ट, और जो कास्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो आपकी फिक्स्ड कास्ट लगभग कहलाती है। नहीं, वो तो फिक्स्ड कास्ट नहीं कहलाएगी क्योंकि वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है, राइट। तो ये वेरिएबल कास्ट थी यहाँ पे इसका राइट आंसर। व्हाट इज ए मास्टर बजट, काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ए मास्टर बजट इन एन ऑर्गेनाइजेशन में मास्टर बजट किसको कहा जाता है, बताइए। ए बजट प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर सेल्स एंड मार्केट एक्सपेंसेस, बताइए सिर्फ सेल्स और मार्केट एक्सपेंसेस के लिए प्रिपेयर किया गया बजट क्या यही है, नहीं है। ए कम्प्रिहेंसिव समरी प्लान दैट कंसोलिडेट ऑल इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल फंक्शनल बजट, बोलता है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो तमाम डिपार्टमेंटल फंक्शनल बजट्स को कंसोलिडेट करता है। तो आगे क्यों जा रहे हो, यही इसका राइट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, द स्ट्रेटेजिक process of evaluating whether a company should produce a component part in-house or purchase it from an external vendor is known as। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, बोलता है कंपनी के लिए किसी कंपोनेंट को खुद मैन्युफैक्चर करना या एक्सटर्नल सप्लाई से परचेज करना डिसाइड करने के स्ट्रेटेजिक प्रोसेस को क्या कहा जाता है। पहले हमने बताया था आपको, बिल्कुल आसान था। क्या टारगेट, नहीं। मेक और बाय डिसीजन, हाँ मेक और बाय डिसीजन, खुद बनाएं या खरीद लें, मेक और बाय डिसीजन ही इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, विच फंक्शनल बजट इज टाइपिकली प्रिपेयर्ड फर्स्ट एज द प्राइमरी फाउंडेशन फॉर ऑल अदर ऑपरेशनल बजट इन ए मास्टर बजट सिस्टम, बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, वो बोल रहा है कि मास्टर बजट सिस्टम में कौन सा फंक्शनल बजट आमतौर पर सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है और बाकी ऑपरेशनल बजट की फाउंडेशन बनता है। कौन सी बजट सबसे पहले प्रिपेयर की जाती है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बिल्कुल आसान है, सेल बजट। कौन सी बजट, सेल बजट को सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है। ये बजटिंग जब मैं कराऊंगा तब आपको समझा दूंगा, राइट। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट, ऑन ए स्टैंडर्ड ब्रेक इवन चार्ट व्हाट डज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल फॉर्म्ड वेयर द टोटल सेल्स लाइन इंटरसेक्ट द टोटल कॉस्ट लाइन इंडिकेट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलता है स्टैंडर्ड ब्रेक इवन चार्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन के इंटरसेक्ट के बाद फॉर्म होता है, मतलब ये सेल्स लाइन है, ये कॉस्ट लाइन है, इनके इंटरसेक्ट के बाद जो फॉर्म होता है, क्या ये क्या इंडिकेट करता है, चलिए बताइए। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड को इंडिकेट करता है, अमाउंट ऑफ बिजनेस, या द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू डायरेक्ट लेवल इसको, या फिर मैक्सिमम कैपेसिटी मार्जिन ऑफ द प्लांट, या फिर रेट एट विच प्रॉफिट इज अर्नड आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। बिल्कुल राइट है, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करने के बाद प्रॉफिट अर्न, ब्रेक होने की रेट। अगर मैं इसको सिंपल आपको समझाऊं तो वाइडर एंगल ऑफ इंसिडेंट जनरली हायर रेट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग को इंडिकेट करता है, जबकि नैरो एंगल का मतलब होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद प्रॉफिट कंपैरेटिवली स्लो रेट से इंक्रीज हो रहा होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है अब, cost that can be directly authorized, regulated or altered by a specific responsibility center manager within a given time frame are classified as। इंपॉर्टेंट है, ऐसी कास्ट जिन्हें स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मैनेजर गिवन पीरियड में डायरेक्टली अथॉराइज, रेगुलेट या अल्टर कर सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है, कौन सी कास्ट कहलाती है वो, क्या अनकंट्रोलेबल कास्ट, संक कास्ट, कंट्रोलेबल कास्ट या पीरियड कास्ट। जो मैनेजर के हाथ में होती है उसको कंट्रोलेबल कास्ट ही कहा जाता है, जहां पे मैनेजर को लगता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं तो कंट्रोल कर सकता है उस कास्ट को, राइट। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not one of the four official perspective of the balanced scorecard framework developed by the Kalpan and Norton। काफी इंपॉर्टेंट है, बोलता है कल्पन एंड नॉर्टन के बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क की फॉलोइंग में से कौन से ऑफिशियल 4 पर्सपेक्टिव का हिस्सा नहीं है। क्या फाइनेंशियल, देखो ऊपर हमने पढ़ लिया, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, कस्टमर है, ये भी है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस ये भी है, और
कंपिटिटर बेंच मार्केटिंग परस्पेक्टिव, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये नहीं है, तो डी पार्ट इसका नहीं है, क्योंकि उसके जो फोर्थ वाला होता है वो क्या होता है, लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ कल्पन एंड नॉर्टन के 4 पर्सपेक्टिव हैं, इनमें से लर्निंग एंड ग्रोथ एक है, दूसरा इंटरनल बिजनेस है, कस्टमर है, फाइनेंस है। ये कंपिटिटर ये क्या होता है ये कुछ पता नहीं है, राइट, तो इसको आप छोड़ दें, डी पार्ट ही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आता है द मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक दैट डिटरमाइन द अलाउएबल production cost by subtracting the desired profit margin from a competitive market price during the design stage is known as। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोल रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वो टेक्निक जो डिजाइन स्टेज में कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस से डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करके अलाउएबल प्रोडक्शन कॉस्ट डिटरमाइन करती है, वो क्या कहलाती है? चलिए बताइए। अभी ऊपर हमने आपको दिया था ये फॉर्मूला लिख के, क्या केजन कास्ट कहलाती है, टारगेट कास्ट कहलाती है, स्टैंडर्ड कास्ट, ऑब्जर्वेशन कास्ट? तो बिल्कुल राइट आंसर है टारगेट कास्ट। टारगेट कास्ट ही इनके डिफरेंस का रेशो होता है। एक बार और लिख देता हूं मैं टारगेट कास्ट का फार्मूला ताकि आपको भूले ना। टारगेट कास्ट होता है टारगेट सेलिंग माइनस टारगेट सेलिंग प्रॉफिट माइनस टारगेट प्रॉफिट। याद रहेगा आपको, टारगेट कास्ट किसके बराबर होता है, टारगेट सेलिंग प्रॉफिट माइनस टारगेट प्रॉफिट, राइट, ये इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। होप आपके लिए ये क्लास काफ़ी यूजफुल रही होगी। उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्लास से काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एटलीस्ट सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं आप, क्योंकि हम आपके लिए क्लासेस फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। और PDF के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 6005585973 पर। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने जितनी भी क्लासेस अकाउंटेंसी की ली हैं वो हमने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। उसकी FAA अकाउंटेंसी के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, आप विजिट कीजिएगा, वहां से आप इन सारी क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं, और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय।